हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये जो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का उत्तराखंड बोर्ड का, तो इसका ये 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 25th तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा 21st क्वेश्चन है। ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आप अपने विचार लिखिए। Write your own thoughts on conservation of natural resources of energy। तो यहाँ पे हमें अपने थॉट्स लिखने हैं कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों संरक्षित करना चाहिए। तो आप इसमें अपनी साइड से लिख सकते हो। हमें सबको पता है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कितनी ज़्यादा स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम इसी तरीके से यूज़ करते रहे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको ना साफ़ पानी मिलेगा, ना साफ़ हवा मिलेगी, ना उनको इनफ लैंड मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। तो हम उसमें ये लिख सकते हैं, देखो, मनुष्य जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन सभी प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब है कि जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अगर एक बार वो ख़त्म हो जाए तो वापस से आ सकते हैं। जैसे कि जल है, सौर ऊर्जा है, वायु है, ये वाले। हम जो भोजन और पानी का उपभोग करते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जो आश्रय हम बनाते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। भोजन हमको किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। पानी है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। हवा भी प्राकृतिक संसाधन है। और जो हम रहने के लिए घर बनाते हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ हमें प्राकृतिक संसाधनों से ही मिलता है। इसलिए हमें ग्रह और मानव जाति दोनों के स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ भी है उसे संरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्योंकि जब हम प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी तो इन्हीं पर निर्भर रहेंगी। तो इसीलिए हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मानव गतिविधि, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जलवायु परिवर्तन में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी का तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें मानव की जो गतिविधि है वो जिम्मेदार है। मुख्य रूप से जो गतिविधि है वो है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग। जीवाश्म ईंधन जैसे कि ये पेट्रोल वगैरह होते हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसी को कहते हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को सही कर सकते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है उनको यूज़ ना करके, उनका जो उपभोग है उसको सीमित करके। यदि हम पृथ्वी पर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। हम गैर नवीकरणीय संसाधनों के बजाय नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन में आएगा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब। पौधारोपण से काफ़ी मदद मिलेगी। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। पानी, बिजली आदि की बचत से प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिल सकती है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को एक सुखी जीवन देने के लिए, जैसे कि हम आनंद ले रहे हैं, हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। ओके, इंग्लिश में देखते हैं। Humans rely on natural resources for survival, but not all natural resources are renewable। ह्यूमन है, डिपेंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन सारे नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं है। The food and water we consume, the air we breathe and the shelter we make all derive from natural resources। ये सब कुछ हमें natural resources से मिलता है। So we must take steps to conserve what we have to encourage the health and longevity of both the planet and the humankind। तो हमें अपने planet के लिए और humankind को की बेहतरी के लिए इन चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी, मेनली द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसिव स्पाइक इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। By conserving our natural resources, we can reduce greenhouse gas emissions and have a more positive impact on our natural environment। If we want to live a happy life on the earth, we should conserve natural resources। बस आप इसको समझने, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ के खुद ही से लिख सकते हो पेपर में। We can conserve these resources by using renewable resources instead of non-renewable ones। जब भी हम इस तरह का आंसर लिखेंगे तो हमारा फोकस रहेगा कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कम से कम किया जाए, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, इनका ज़्यादा यूज़ हो। Planting trees will be a great help।
saving water, power, etc. can also help in saving natural resources. Therefore, to give a happy life to the future generations as we are enjoying, we need to conserve natural resources. इस तरीके से आप इसमें आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। ओके, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद ही इसके अंदर और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं, ये कर सकते हैं या ये वाला लिख लो ऐसे। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव लिखिए। व्हाट इज एसिड रेन? राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो देखो एसिड रेन क्या होती है, वर्षा के जल की पीएच जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा का जो जल है, बारिश का जो पानी गिरता है, अगर उसकी पीएच 5.6 से कम है तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। ये पीएच मान है, यहाँ पे मानव बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये अम्लीय वर्षा का जल, तो सबसे पहले तो ये पूछा अम्लीय वर्षा क्या है, तो इसी को बोलेंगे जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो गई तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। जब वो बारिश का जो पानी जब वो नदी में जाएगा तो नदी के जल की जो पीएच है वो भी कम हो जाएगी। तो उससे होगा क्या, ऐसे में नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर पीएच इतनी ज़्यादा कम होगी, अम्लीय जल में जो जलीय जीवधारी हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये इसका एक हानिकारक प्रभाव हो गया। इंग्लिश में देखो, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होगी तो उसको एसिड रेन बोलेंगे। व्हेन एसिड रेन वाटर फ्लोज इनटू अ रिवर, जब ये वाटर है जो एक रिवर में जाएगा, द पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर वाटर डिक्रीजेज, जो रिवर वाटर है उसकी भी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम डिफिकल्ट इन सच अ रिवर, और इस तरह की रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है खाद्य श्रृंखला क्या है, व्हाट इज़ फूड चेन। तो देखो सिंपल में फूड चेन क्या होता है कि किसी भी एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर फूड कहाँ से, सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ घास पे डिपेंड होते हैं, छोटे छोटे से जानवर होते हैं कुछ, या जैसे कि एक खरगोश है, खरगोश क्या खाता है, घास। फिर खरगोश को कोई बड़ा जानवर खाता है, फिर उस बड़े जानवर को कोई दूसरा बड़ा जानवर खाता है। तो इस तरीके से जो ये चेन चलती है इसी को बोलते हैं फूड चेन। देखो यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में घटनाओं का वह क्रम है जहाँ एक जीवित जीव दूसरे जीव को खाता है और बाद में उसी जीव को दूसरे बड़े जीव द्वारा खाया जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। अब ये पोषी स्तर क्या है, देखो जैसे यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला बनाई है, घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक, और फिर मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस तरीके से एक फूड चेन बन गई। यानी घास है, घास हरा होता है तो उसने क्या किया होगा, प्रकाश संश्लेषण से उसके अंदर भोजन बना होगा, ऊर्जा आई होगी, उस ऊर्जा का उपयोग टिड्डा करता है। टिड्डा ने जब वो घास को कंज्यूम किया तो उसके अंदर ऊर्जा आई, है ना, भोजन उसके अंदर उसने अपने अंदर लिया। फिर टिड्डा को मेंढक खाएगा, उसको खा के मेंढक को ऊर्जा मिलेगी, मेंढक को खा के सांप को ऊर्जा मिलेगी और सांप को खा के बाज को ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा का ये प्रवाह हो रहा है और इसमें हर एक जीव है, जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये एक एक जीव एक पोषी स्तर कहलाएगा। घास एक अलग पोषी स्तर है, टिड्डा अलग, मेंढक अलग, ठीक है। A food chain refers to the order of events in an ecosystem where one living organism eats another organism and later that organism is consumed by another larger organism. किसी इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है और फिर उस दूसरे को कोई लार्जर, उससे बड़ा जो एनिमल है वो कंज्यूम करता है। The flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic levels form a food chain. जो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल यानी कि ग्रास एक अलग ट्रॉफिक लेवल है, ग्रास हॉपर एक अलग ट्रॉफिक लेवल है। किसी भी फूड चेन का हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो है इसी को बोलते हैं फूड चेन, ये एनर्जी का फ्लो है, इसको फूड चेन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये 22nd क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, देखो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का सिर्फ हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला होता है ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पेंटाहाइड्रेट, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट
CuSO4.5H2O। सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर सेकंड पार्ट है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? व्हाट इज ट्रेडिशनल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2? तो ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, विरंजक चूर्ण बोलेंगे हिंदी में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है। थर्ड पार्ट है सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। तो कैसे बनेगा सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा? देखो, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, यानी इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, रिलीज होते हैं। अब यहाँ से जो ये सोडियम कार्बोनेट बना है, फिर इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, 10H2O, 10 मॉलिक्यूल 10 अणु जल के हैं। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो इससे बनेगा Na2CO3.10H2O, और यही फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। आप सिर्फ सेकंड वाली रिएक्शन भी ओनली लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाली क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भाई सोडियम कार्बोनेट जो है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इतनी सिंपल सी रिएक्शन है ये। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 23rd। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है, इसमें क्या करना है? देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। कृत्रिम वृक्क यानी कि अपोहन, आर्टिफिशियल किडनी दैट इज हेमोडायलिसिस। एक तो इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, और दूसरा क्या है? पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, कृत्रिम वृक्क अपोहन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आर्टिफिशियल किडनी। किडनी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, तो वो तो नेचुरल है। अगर किसी की किडनी वर्क करना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, तो किडनी का काम जो मशीन करेगी उसको आर्टिफिशियल किडनी बोला है। उसके बारे में हमको बताना है, तो यही देखते हैं। पहले देखो, कई बार क्या होता है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो जो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। जो खून होता है, हमारे शरीर के अंदर खून होता है, उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यूरिया वगैरह, अगर वो ब्लड के अंदर ही रह जाएं, रक्त के अंदर ही रह जाएं, तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं वो। तो इस जो किडनी का काम होता है, उनको फिल्टर करना होता है, और फिर वो मूत्र के माध्यम से उनको शरीर से बाहर कर देती हैं किडनी। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो उनका ये काम कौन करेगा फिर, है ना? तो उसके लिए हॉस्पिटल्स में मशीनों की हेल्प ली जाती है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, वृक्क कहते हैं किडनी को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति है। इस विधि को, इस प्रोसेस को अपोहन बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क में बहुत सी अर्धपारग में आस्तर वाली नलिकाएं होती हैं, सेमी परमिएबल, मतलब जो कुछ पदार्थों को, इस तरह की कुछ नलिकाएं, ऐसी ट्यूब होती हैं जो कुछ पदार्थों को अपने अंदर से जाने देती हैं। जैसे कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको तो जाने देती हैं अपने से होके, लेकिन ब्लड जो होता है वो उसको नहीं जाने देती, बस उसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं सिर्फ वो निकालेंगे। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इसमें इस द्रव का प्रासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ, क्योंकि इसीलिए बस फिर रक्त के अंदर से, ब्लड के अंदर से ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट को ही अवशोषित करता है अपने अंदर, जो इसके अंदर ये द्रव भरा होता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं। कुछ वो होती हैं, पतली सी ट्यूब्स होती हैं, हमारी बाह में लगाई जाती हैं, उनमें से जो रुधिर है, ब्लड है, वो होता हुआ इसमें आता है, जो ये द्रव से भरी टंकी है इसमें जाता है, और जितना भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है हमारे ब्लड के अंदर, जितना भी वेस्ट है, कचरा है, वो सारा ये द्रव अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और जो शुद्धिकृत यानी कि प्योर जो शुद्ध रुधिर है वो वापस से रोगी के शरीर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से ना, अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो उसको 3 से 4 दिन के बाद ये हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराना पड़ता है, वरना फिर किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, नहीं तो इस तरीके से करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जितना भी ये वेस्ट है ये बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बॉडी में। इंग्लिश में देखो,
इन केस ऑफ किडनी फेल्योर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। किडनी फेल्योर के केस में आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। इसके अंदर क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको रिमूव करते हैं डायलिसिस के थ्रू। समझ तो आ गया होगा, जैसे हिंदी में समझाया बात वही है, बस अब इंग्लिश में समझाऊंगी इसको। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। सेमी परमिएबल लाइनिंग का तो मतलब होगा, ये आपको पता ही होगा, जो सेलेक्टिव सब्सटेंस को अपने अंदर से पास होने देती हैं। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। एक टैंक होता है जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड फिल होता है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ब्लड के जैसा ही इनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। बस इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। पेशेंट के ब्लड को इन ट्यूब से पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज, इस पूरे प्रोसेस में द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो उसके अंदर चले जाते हैं और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ये होता है हेमोडायलिसिस। अब देखो इसके अंदर सेकंड पार्ट है, ये तो हमने कर लिया आर्टिफिशियल किडनी वाला। जो सेकंड है इस क्वेश्चन के अंदर, ये पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। अब ये देखते हैं, कुछ इस तरह के जीव होते हैं जैसे कि हाइड्रा वगैरह, अगर इनका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए ना तो अलग अलग टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने एक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। अलग अपने एक भाग से, एक टुकड़े से पूरा जीव बन जाता है। अर्थात यदि किसी कारणवश वह जीव शत विक्षत हो जाए या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हर एक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। ये पुनरुद्भवन कहलाता है। सिंपल सी बात है, पुनरुद्भवन का यही मतलब है कि शरीर की फिर से वो बन जाना, मरम्मत कर लेना। कोई भाग कटा उसी से नया जीव बन गया। इंग्लिश में देखो, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने बॉडी पार्ट से एक नए इंडिविजुअल को बनाने की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, अगर वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया है, many of these pieces grow into separate individuals, उनसे separate organism बन जाएगा। For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces। कितने भी इनके टुकड़े करो आप, and each piece grows into a complete organism। हर एक से एक नया complete individual बन जाएगा। This is known as regeneration। इसी को बोलते हैं regeneration। ठीक है, समझ आया आपको? अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे पढ़ाने के तरीके पे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर आप कोई मेरा फॉल्ट बताओगे तो मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद है 24th क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताना है और एक एग्जाम्पल देना है। तो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। ये इसका उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन है यानी कि रिडक्शन है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को एक साथ लो, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन अगर निकलती है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना खाली इतना भी लिख सकते हो। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड दीज रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे H2S है और ये Br2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में HBr बन गया, यानी Br में H ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुड़ गई। हाइड्रोजन का जुड़ना है जो
और जो सल्फ़र है, सल्फ़र यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना तो रिडक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो सल्फ़र का हुआ है। सल्फ़र के पास यहाँ H2 था रिएक्टेंट में, अभिकारक में, और उत्पाद में खाली सल्फ़र बच गया, हाइड्रोजन निकल गई, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक ही पूछा है, ज़रूरी नहीं है दोनों लिखना। अब देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इसके अंदर सेकंड पार्ट है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 टर्म दे रखी हैं, बहुत छोटी छोटी, सिंपल है। अयस्क यानी कि ओर, गैंग एंड खनिज, दैट मीन्स मिनरल। तो पहले अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। अयस्क क्या है? देखो पहले इसमें खनिज पता होना चाहिए। खनिज क्या होता है? जो भी प्रकृति में, नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन सबको, मतलब अर्थ के अंदर जो मिलते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। तो अयस्क क्या है? वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अगर कोई ऐसे खनिज हैं, उन खनिज के अंदर कोई एक विशेष धातु, कोई भी हो सकती है, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, कोई एक विशेष धातु है, काफ़ी मात्रा में है, और अगर उसको निकाला जाए, उसका खनन किया जाए तो वो लाभकारी होगा। तो इस तरह की जो खनिज है उनको अयस्क कहते हैं। और इंग्लिश में देखो और बोलते हैं, दोज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर्स। तो वो मिनरल्स जिनमें से किसी कोई पर्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो मेटल उसके अंदर काफ़ी अच्छे परसेंटेज में होना चाहिए, तो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको ओर्स बोलते हैं। इसके अंदर सेकंड पूछा है इन्होंने, गैंग। गैंग क्या होता है? जो अयस्क निकलेंगे जितने भी पृथ्वी से, तो मिट्टी के अंदर से निकल रहे हैं, तो उनमें मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ तो होंगी, तो जो ये अशुद्धियाँ हैं इन्हीं को गैंग कहते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। इंग्लिश में देखो, गैंग इज एन अनवांटेड सब्सटेंस और इम्प्यूरिटी दैट सराउंड्स अ मिनरल इन एन और डिपॉजिट सच एज सैंड, रॉक और सम अदर मटीरियल। अनवांटेड ही होगा, अगर इम्प्यूरिटी है तो अनवांटेड सब्सटेंस ही होगी, है ना, जैसे कि चाहे वो सैंड होगा, रॉक होगी, ये सब। थर्ड पूछा है खनिज। खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल्स। अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। तो जो भी पृथ्वी में अर्थ क्रस्ट में जो भी नेचुरली कोई सब्सटेंस मिल रहा है उसको हम खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं, और वो माइनिंग से तो ऑब्टेन होंगे, खनन किया जाएगा तभी वो निकलेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 24वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है हमारा 25वां क्वेश्चन। इसके अंदर डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट में दे रखा है इन्होंने कि मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेवल फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इट। तो इसके अंदर 4 ग्लैंड्स दे रखी हैं। जो ये वाली फिगर है ये मेल की है और ये फीमेल की है, तो आप कोई एक बना सकते हैं। एक तो आपको बतानी है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं, यहाँ पे है ये थायराइड ग्लैंड। और जो सेकंड है वो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज बोला है, ये मेल के अंदर पैनक्रियाज है और ये फीमेल के अंदर पैनक्रियाज है। थर्ड में पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होती है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। और फोर्थ में पूछा है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसका डायग्राम बनाना है, इनमें से कोई एक बना लो, चाहे मेल का चाहे फीमेल का, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि आपको किसका बनाना है। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा उसमें है, एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन इट। एक फ्लावर की जो बनानी है, एलएस बनाना है, अनुदैर्ध्य काट बनानी है, और उसके अंदर क्या शो करना हमको, एंथर यानी कि परागकोश। यहाँ पे ये रहे एंथर, यानी जिनको परागकोश बोलेंगे। सेकंड में सेकंड है जो शो करना है इसके अंदर स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ये है यहाँ पे स्टिग्मा वर्तिकाग्र है। थर्ड में शो करना है अंडाशय यानी कि ओवरी, यहाँ पे है ये ओवरी, इसको अंडाशय बोलते हैं। बस जितने पार्ट इसमें बोला है ना, आपको डायग्राम बना के सिर्फ उतनों की ही नेमिंग करनी है, इसके अलावा नहीं करनी। इस वीडियो में हमको 25वां क्वेश्चन नहीं करने थे, बाकी के जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और मैं आपको सही से समझा सकी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।